हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 वैश्वीकरण का पार्ट 1 करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, और टर्म 2 के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। दोस्तों, जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही वैश्वीकरण है, जिसे हम इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो वैश्वीकरण है क्या दोस्तों? अगर एक शब्द में मैं वैश्वीकरण की व्याख्या करूँ तो दोस्तों क्या है, वह है स्वतंत्र प्रवाह। चाहे वो स्वतंत्र प्रवाह चाहे वस्तुओं का हो, मानव का हो, पूंजी का हो, विचारों का हो, तो एक स्वतंत्र प्रवाह जिसमें बाधा रहित, यानी कोई बाधा ना हो, कोई भी इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकता है, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सकता है, बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। तो यही दोस्तों जो है, यानी बिना बाधा, यानी बाधा रहित प्रवाह ही क्या कहलाता है दोस्तों? वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं और तथा एक साथ कार्य करते हैं। तो यह क्या है दोस्तों? वैश्वीकरण है। और कई विचार धाराओं के माध्यम से, अगर कई जो राजनीतिक शास्त्री हैं उन्होंने वैश्वीकरण की कई व्याख्या की है। जैसे अगर हम एंथनी एंथनी गिडनेस की बात करें दोस्तों, तो उनके अनुसार वैश्वीकरण क्या है? उनके अनुसार विश्वव्यापी जो संबंध हैं उसमें मजबूती क्या है? वैश्वीकरण कहलाती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि भाई, वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जो दूरस्थ यानी दूर बैठे प्रदेशों को आपस में जोड़ देती है कि स्थानीय जो घटनाक्रम होते हैं उसका प्रभाव मीलों दूर बैठे लोगों पर पड़ता है। यानी वैश्वीकरण को वो कहते हैं कि भाई, विश्व की किसी भी देश में घट रही घटना का प्रभाव जब भारत जैसे देश में, अन्य किसी देश में उस घटना का प्रभाव पड़ता है तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। अभी दोस्तों जो सबसे सटीक एग्जाम्पल आप कोविड-19 देख सकते हैं। और ये वैश्वीकरण तो है, एक ग्लोबल महामारी, एक सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। हाँ, अगर ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया नहीं होती, ग्लोबलाइजेशन नहीं होती और दुनिया के तमाम देशों की सीमाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं होती, तो ये किसी एक राज्य, किसी एक क्षेत्र में रहकर ही सीमित हो जाती। बट नहीं, ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो एक स्थान की बीमारी दूसरे स्थान पर भी आसानी से पहुंच सकती है। ये वैश्वीकरण ही है दोस्तों। ठीक है, कहाँ? चाइना के एक वुहान शहर से शुरू होने कोविड-19 आज तक पूरे विश्व में प्रभावित कर रहा, पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। यही है वैश्वीकरण दोस्तों। क्लियर? तो यह है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या है दोस्तों? एक सीमा रहित दुनिया की परिकल्पना करता है। यानी इसमें दुनिया में कोई सीमा नहीं, यानी कोई भी व्यक्ति एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकता है ना। दूसरा व्यक्ति तीसरे देश में आ सकता है, उस देश का व्यक्ति दूसरे देश में जा सकता है। इंग्लैंड का भारत में, भारत के इंग्लैंड में, इंग्लैंड का अमेरिका में, यानी स्वतंत्र रूप से जा सकता है। यानी कोई भी सीमा नहीं, यानी सीमा रहित दुनिया की परिकल्पना करता है। यह एक ग्लोबल विलेज के रूप में दुनिया की स्थापना का प्रयास करता है। आज भी दुनिया दोस्तों एक पूरे गांव के समान है। जैसे हम गांव में एक दूसरे से भली भांति परिचित होते हैं, आज आप लोग व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, है ना, यूट्यूब, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज जब लोग हर दुनिया के कोने कोने से बैठे हुए लोगों से हम दोस्ती कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे राब्ता कर सकते हैं। यही तो है वैश्वीकरण। एक अवधारणा के रूप में अगर हम वैश्वीकरण की बात करें तो क्या है दोस्तों? बुनियादी तत्व क्या? प्रवाह है। क्या है? प्रवाह। अब किसका प्रवाह? जिसमें वस्तुओं, पूंजी और श्रम और विचारों का क्या होता है? स्वतंत्र प्रवाह होता है। तो यही है वैश्वीकरण दोस्तों। वैश्वीकरण की उत्पत्ति का, आधुनिक उत्पत्ति की बात करें तो वर्ष 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जो है वैश्वीकरण की शुरुआत मानी जाती है। मतलब आधुनिक वैश्वीकरण की बात करें तो ये जहाँ से लगातार, क्योंकि 1991 में भारत ने भी दोस्तों अपने सीमा को पूरे विश्व के लिए खोल दिया। 1978 में के बाद के तो चाइना ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो ये वो दशक था जब विश्व के तमाम देश अपनी सीमाओं को दूसरे देशों के लिए खोल रहे थे, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से। ठीक है, चलिए अब वैश्वीकरण के क्या कारण रहे हैं दोस्तों? क्या कारण है कि वैश्वीकरण हुआ है? तो सबसे पहले वैश्वीकरण का कारण क्या है?
उन्नत प्रौद्योगिकी, जी हाँ, उन्नत प्रौद्योगिकी जो है वैश्वीकरण का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। नई नई तकनीक की विकास ही सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आजकल देख सब टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सभी क्या है दोस्तों, इन्हीं आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई, जो वैश्वीकरण का कारण बनता है। विचारों, पूंजी, वस्तुओं और व्यक्तियों का प्रभाव प्रौद्योगिकी के कारण बढ़ा है। विश्व के लोगों में पारस्परिक जुड़ाव भी भावना के कारण भी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। आज आप फेसबुक से दुनिया के कोने कोने से बैठे व्यक्ति से आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यानी संपूर्ण दुनिया दोस्तों अब एक गांव के समान है। ठीक है। इसी प्रकार से पर्यावरण की वैश्विक समस्याओं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन आदि में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण भी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है, क्योंकि जो पर्यावरण की समस्या है दोस्तों, कोई एक अकेला व्यक्ति इसे सही नहीं कर सकता और ना ही कोई अकेला व्यक्ति, ना कोई अकेला देश इसे निपट सकता है। इन जैसी तमाम समस्याओं के लिए दोस्तों जब तक पूरा विश्व एकजुट होकर एक साथ कदम नहीं उठाएगा, तब तक इन समस्याओं का सामना या इन समस्याओं से निजात नहीं पाया जा सकता है। पर्यावरण की समस्याओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है, सुनामी को रोका नहीं जा सकता है, आतंकवाद को रोका नहीं जा सकता। ये सब क्या है, वैश्वीकरण की सबसे बड़े कारण है दोस्तों। तब ये वैश्वीकरण ने दुनिया को एक मंच पर लाया है और एक मंच पर एक साथ लोग एक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उसी समस्याओं को निजात पाने में वैश्वीकरण भूमिका निभाता है। और यही कारण रहा है वैश्वीकरण का। विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली आर्थिक घटनाओं का प्रभाव भी अन्य देशों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। हमने देखा विश्व आर्थिक महामंदी का प्रभाव, अमेरिका में जो महामंदी भी थी उसका प्रभाव विश्व के तमाम देशों पर हुआ था। एक देश अगर तरक्की करता है तो उसका प्रभाव दूसरे देश पर पड़ता है। एक देश की मुद्रा अगर घटती है तो उससे संबंधित अन्य देशों की मुद्रा भी लगातार घटने लग जाती है। ये सब वैश्वीकरण का प्रभाव है दोस्तों। जैसे हम देख सकते हैं भाई कि जो हम पेट्रोल यूज करते हैं, ये कच्चा तेल क्रूड ऑयल होता है। अगर क्रूड ऑयल के दाम में बढ़ोतरी होती है तो विश्व के अन्य जो देश पेट्रोल मंगाते हैं इन देशों से, वहाँ के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी होती है। तो ये सब क्या है, वैश्वीकरण का प्रभाव ही तो है दोस्तों। क्लियर। चलिए अब बात ये कारण था। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव क्या कह रहे हैं। वैश्वीकरण प्रभाव, तो वैश्वीकरण के 3 प्रभाव दोस्तों, माफ कीजिएगा। तो वैश्वीकरण के 3 प्रभाव, तो हम इसको राजनीतिक प्रभाव की बात करेंगे, आर्थिक प्रभाव की बात करें, सांस्कृतिक प्रभाव की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें दोस्तों वैश्वीकरण के जो राजनीतिक प्रभाव, अगर उसका सकारात्मक वे में अगर हम बात करें, सो वैश्वीकरण के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हस्तक्षेप से राज्य कमजोर हुए हैं। बट दूसरी तरफ हम देखें तो ये कुछ विद्वानों अनुसार वैश्वीकरण के प्रभाव के बावजूद भी राज्यों की शक्तियाँ कम नहीं हुई हैं। खैर, हम पहले सकारात्मक चीज़ देख रहे थे, क्या क्या इसका वैश्वीकरण का क्या सही प्रभाव पड़ा है राजनीतिक रूप से। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है, ये एक प्रकार का सकारात्मक प्रभाव है। दूसरा, अब राज्य के हाथों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की बात करें तो डेटा, सरकार डेटा एनालाइज करती है। आपका आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक है, तो ये क्या है, आपके आधार कार्ड से सरकार जो है आपका हर एक डेटा जो है निकाल सकती है कि आप कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें सरकार आपको मेंशन कर सकती है जहाँ मर्जी। इसके अलावा सूचनाओं के माध्यम से राज्य बेहतर तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि पहले राज्य सरकारों पर इतना डेटा उपलब्ध नहीं हो पाता था जितना वैश्वीकरण के आने के बाद उपलब्ध होता है। तो इससे जनता के लिए नीतियाँ बनाने के लिए भी सरकार को काफ़ी मदद मिली, जिससे अच्छी नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। इसके कारण उनकी काम करने की क्षमता भी बढ़ी है और वैश्वीकरण ने काम करने की क्षमता में भी इजाफा किया सरकार की। ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसके नकारात्मक प्रभाव देखते हैं क्या हुआ है। तो नकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें राजनीतिक रूप से, तो वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आई है। अब राज्य जो है कल्याणकारी राज्य की धारणा का स्थान अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया। पहले राज्य का काम क्या होता था, राज्य का काम होता था जनता के लिए कल्याणकारी नियमों का निर्माण करना, उनके लिए कल्याण करना। अब राज्य का जो समूह है वो बढ़ गया कई भागों में दोस्तों। अब राज्य सिर्फ कुछ एक कार्यों तक ही सीमित है, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह बाजार ही आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। यानी अब बाजार सब कुछ निर्धारण करता है। वैश्वीकरण के कारण राज्यों के अपने दाम पर या अपने दम पर फैसले लेने की क्षमता में कमी आई है, क्योंकि अब उनके फैसले भी दोस्तों वैश्विक रूप से प्रभावित होते हैं, उन पर दबाव बनाया जा सकता है। क्लियर।
अब वैश्वीकरण का दूसरा जो प्रभाव दोस्तों वह है वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करें तो सकारात्मक रूप से जो प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव क्या हो रहा है कि वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है, आयात प्रतिबंधों में कमी आई है, पूंजी का प्रभाव बढ़ा है और निवेशकर्ता अपने धन किसी भी देश में निवेश कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। निवेश बढ़ने से रोजगार में वृद्धि हुई है और जिससे देशों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ है और बेरोजगारी में कमी भी आई है। व्यापार की बढ़ती दर से हर देश को बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है। ये वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं दोस्तों। और वैश्वीकरण से नागरिकों के पास, राज्य के नागरिकों के पास जो है विकल्प की संभावना भी उपलब्ध हुई है। अच्छी चीज़ें कम दामों पर उपलब्ध कराने की चीज लगातार होड़ मची रहती है दोस्तों। ये सब वैश्वीकरण का प्रभाव तो है। अब इसका नकारात्मक क्या प्रभाव रहे हैं वैश्वीकरण के? इसके कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से हाथ खींच रही हैं, जैसे सामाजिक न्याय के कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं, जिसके कारण सरकार पर आश्रित लोगों की स्थिति खराब हो जाएगी। इन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी आदि सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध करवाना तैयार किया जाना चाहिए ताकि उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे पुनः उपनिवेशीकरण के, जो वैश्वीकरण है इसे भी उपनिवेशीकरण की संज्ञा भी दी जाती है कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा। अब इसके कारण विकसित देशों ने अपनी विजन नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अभेद बनाए रखा है ताकि दूसरे देशों के नागरिक आकर कहीं उनके यहाँ नौकरी धंधे ना हथियार। तो कई राज्य जो है विदेश नीति में बहुत लगातार बदलाव भी कर रहे हैं। तो जो कमज़ोर देश हैं तो वैश्वीकरण का वहाँ फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं हुआ है जितना फ़ायदा अमीर देशों को हुआ है। ये इसका नकारात्मक प्रभाव है दोस्तों वैश्वीकरण का। सांस्कृतिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो खाने पीने पहनावे में विकल्पों की संख्या में वृद्धि हुई है। सांस्कृतिक वैविध्यीकरण संस्कृति अच्छी बातों को अपनी संस्कृति में शामिल कर लेती है, जिसके कारण प्रत्येक संस्कृति अनूठी बनती है, को बढ़ावा मिला है। पसंद नापसंद का दायरा भी लगातार बढ़ता गया है। तो ये तो एक प्रकार का सकारात्मक प्रभाव है किसका? वैश्वीकरण का। अब वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है दोस्तों? संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर पड़ा। यानी अगर हम अपने ग्रामीण संस्कृति की बात करें, भारत की संस्कृति की बात करें, तो यहाँ पर अब क्या है दोस्तों, जो है विदेशी संस्कृतियों का प्रभाव ज़्यादा होने लगा है। हम देख सकते हैं कि परिवर्तन क्या रहा है। हम यहाँ पर जो संस्कृति थी वहाँ मृदभाषी लोग रहते थे, यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा थी। अब जो यहाँ पर भी क्या होने लगी, एकल परिवार प्रथा विदेशी उत्तर होने लगी है। इसके अलावा संपन्न देशों की संस्कृतियाँ कम विकसित देशों की संस्कृतियों को प्रभावित कर रही हैं। यहाँ जैसे हम देखें कि अन्य देशों का मैकडोनल्डीकरण होना, ठीक है, संस्कृतियों का दुराप्रचार करना, ये सारी चीज़ लगातार हो रही है वैश्वीकरण के माध्यम से ही। सांस्कृतिक समरूपता के द्वारा पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा मिला है। पश्चिमी अब संस्कृति लगातार हावी हो रही हैं। देखो वेस्टर्न कल्चर का ज़माना चल रहा है आजकल, आपको पता ही है। शक्तिशाली संस्कृतियों और छोटी छोटी संस्कृतियों को समाप्ति की ओर कगार पर ले जा रही हैं। जैसे भारत में वसंत पंचमी से ज़्यादा वैलेंटाइन डे को महत्व दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें लगातार हैं, वैश्वीकरण को ही कारण होती हैं दोस्तों। अब वैश्वीकरण की विशेषताएं भी महत्वपूर्ण है। तो वैश्वीकरण की अगर विशेषता की बात करें तो वैश्वीकरण ने दोस्तों भौगोलिक दूरियों को कम किया है। जो एक देश दूसरे देश से नहीं जुड़े थे, इस वैश्वीकरण ने सभी को बिल्कुल समेट दिया है। एक ग्लोबल विलेज की भावना लोगों में विकसित कर दी। हम एक दूसरे से हर तरीके से जुड़े होते हैं दोस्तों। उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण में उपभोक्तावाद तथा बाजारीकरण को बढ़ावा देने के गुण लगातार हैं। श्रम बाजार का विश्वव्यापीकरण कर दिया गया है। यानी अब कोई भी व्यक्ति जो है कहीं भी कहाँ जाकर रोजगार प्राप्त कर सकता है, काम कर सकता, रह सकता है। ये सब वैश्वीकरण की सहायता से संभव हो पाया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सक्रियता बढ़ी है। विश्व के अन्य देशों में जो मल्टीनेशनल कंपनियां लगातार अपने कारखाने खोल रही, जिससे लोगों को अपने यहाँ पर रोजगार सुगमता तरीके से उपलब्ध हो रहा है। और इसमें भिन्न भिन्न देशों में प्रबंधकों, विशेषज्ञों, कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों आदि की नियुक्तियों ने भी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो ये वैश्वीकरण की कुछ विशेषताएं हैं जो वैश्वीकरण के कारण लगातार दोस्तों वैश्विक रूप से हम परिवर्तित भी हो रहे हैं। तो ये दोस्तों पार्ट 1 है इस चैप्टर का। आने वाले पार्ट में दोस्तों वैश्वीकरण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े हैं, WSF क्या होता है, WTO क्या है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी सेकंड पार्ट जो आने वाले इस चैप्टर दोस्तों कंप्लीट होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो संबंधित इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।